बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज में तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, आज हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का मेन इवेंट था। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आई जिसमें इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया, स्टेटस को भी रहा। अदर देन दैट स्टेट बैंक की तरफ से कम्प्रिहेंसिव फोरकास्ट दिया गया है। गोइंग फॉरवर्ड हम क्या देख रहे हैं इकोनॉमी को, एक डिटेल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसके ऊपर कुछ कमेंट्स मैं चाहूंगा कि यावर हमारे साथ अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करें। यावर प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मेजॉरिटी कंसेंसस जैसा आपको पता है कि 90% से जो अबव हैं लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि स्टेटस को ही रहेगा। क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी वजूहत है उसकी। आपको पता है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर अभी स्टेबिलिटी वाला फेज है और एक ग्रोथ मोमेंटम है जो जिसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बट स्टिल जो चैलेंजेस थे जिसमें करंट अकाउंट के हवाले से थे और रुपी डेप्रिसिएशन के हवाले से, ये दो मेजर जो है ना वो कंसर्न्स थे लोगों के, जिसकी वजह से कुछ लोग देख रहे थे शायद जो है वो स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जाएगा। मगर मैं आपके साथ जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम भी हमने जब भी वेबिनार किया था हमने मॉनेटरी पॉलिसी को शेयर किया था, तो उसमें जो खास चीजें हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो इसके अंदर इन्होंने अपनी जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है, लास्ट टाइम हमारा जो 3.9% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट था, ये इसको इन्होंने इनहेंस करके तकरीबन 4 to 5% का जो है ना वो जीडीपी ग्रोथ टारगेट जो है ना वो बढ़ा दिया, बेसिकली अपवर्ड रिवाइज कर दिया। और जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 7 to 9% के बीच में ही रखी है स्टेट बैंक ने। और ये देखने के फिलहाल जो है वो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है इकोनॉमी के अंदर, ये सप्लाई शॉक से जिनकी वजह से इन्फ्लेशन है। अगर डिमांड साइड जो है वो प्रेशर आता है तो फिर वो जो है वो फर्दर टाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं। बट स्टिल अब यहाँ पे देखें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 4 to 5% आई थिंक ये काफी जो है ना वो रीजनेबल है, जिस हिसाब से एलएसएम के नंबर्स भी आ रहे हैं और जो जिस हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। लास्ट में अभी जो इम्पोर्ट्स में हमने ग्रोथ देखी है, तो ये सारे वो फैक्टर है जिनकी वजह से अभी फिलहाल अगले साल जो हमारे जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये वजह स्टेट बैंक ने अभी जो अपना टारगेट है 3.9% से बढ़ा के उसको अप टू 5% जो है ना वो ले गए। इसके अलावा जो करंट अकाउंट की बात की, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल लेवल के ऊपर अगर 2 to 3% ऑफ द जीडीपी रहता है FY22 के अंदर तो ये सस्टेनेबल लेवल है। और ओवरऑल जो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी आमतौर पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इसी लेवल के ऊपर रहता है। तो ये इतनी परेशान कौन बात नहीं है। जो जिस हिसाब से हमारे लास्ट मंथ का डेफिसिट आया वो अभी मैं आगे चल के फिर उन नंबर्स को भी मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो देखने के जिस हिसाब से कोविड की वेव है तो वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगी और उसकी वजह से जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो इकोनॉमी के ऊपर जो है वो डाउन साइड रिस्क जो है वो फिलहाल जो है वो प्रिवेल करेगा। बाकी जो ऑलमोस्ट जो टून है स्टेट बैंक की वो सिमिलर है लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की तरीके से ही। जिस तरीके से उसमें स्टेट बैंक का स्टांस है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल अकोमोडेटिव ही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इकोनॉमी फिलहाल यहाँ से ग्रो करे। और एज सच को इतना बड़ा प्रेशर नजर नहीं आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। एज फार एज रुपी डेप्रिसिएशन इज कंसर्न, तो रुपी डेप्रिसिएशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का रुपी तकरीबन 4% के करीब डेप्रिशिएट हुआ है। और ये सिमिलर है जिस तरीके से जो है वो दूसरी जो है ना वो अगर आप देखें कि जो बाकी करेंसी भी इसी इन लाइन है और इसी तरीके से डेप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो रुपी के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा जो है प्रेशर नहीं है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो अगले साल है हमारे जो है ना वो जिस तरीके से आईएमएफ बेसिकली एक अपना आपको पता है कि एसडीआर बफर बढ़ा रहे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को भी लाइकली है तकरीबन $2.8 बिलियन एडिशनल जो है ना वो एसडीआर एलोकेशन होगी। तो जो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व हैं जो ओवरऑल हमारे फॉरेन रिजर्व हैं तो बहुत कंफर्टेबल लेवल के ऊपर हैं। और वो कहते हैं कि अगर 2 से 3% का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा तो स्टिल हम देख रहे हैं कि अगले साल हमारे एफएक्स रिजर्व के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, वो एफएक्स रिजर्व $2 से 3 बिलियन के करीब बढ़ेंगे। तो ये काफी पॉजिटिव है कि रुपी यहाँ से डेप्रिसिएशन फिलहाल स्टेट बैंक ज्यादा नहीं देख रहा। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो भी इन टारगेट से इन लाइन है, बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उन्होंने उसको अपवर्ड रिवाइज किया है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव जो है ना वो टून है इकोनॉमी के हवाले से भी, जो नंबर इकोनॉमिक नंबर्स है उनके हवाले से भी। और जिन लोगों के कंसर्न्स थे जो इन्फ्लेशन को लेके या रुपी डेप्रिसिएशन को लेके या करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके, आई थिंक वो काफी जो है ना वो वेल एड्रेस किए स्टेट बैंक ने इस मॉनेटरी पॉलिसी में। थैंक यू यावर। अब आगे हम मूव करते हैं तो दो चार चीजें जो हमारे पास ज्यादा लोगों के कंसर्न्स आए। एक तो सबसे मेन कंसर्न आया कि मार्केट में अगर हम पिछले 1-1.5 महीने में देखें तो मार्केट में परफॉर्मेंस जो है बहुत रेंज बाउंड रही है इंडेक्स की परफॉर्मेंस। एंड दैट थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला सिनेरियो भी हमने विटनेस किया है ओवर द पीरियड लास्ट 2 मंथ्स।
अब इसमें जो लोगों के कंसर्न्स थे, एक तो रुपी डेप्रिसिएशन का तो थोड़ा सा आपने हाईलाइट किया, डिस्पाइट द फैक्ट के हमारी रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे है, हमारी एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे है, अदर देन दैट हमारे रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम कंसिडर करते हुए गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट्स योर ओपिनियन यावर, कि आप क्या देखते हैं कि मार्केट क्या परफॉर्म करेंगी विद द फैक्ट कि हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने जा रहा है और होपफुली जो कि एक अच्छा रिजल्ट सीजन होगा, पिछले साल की निस्बत हम काफी अच्छी ग्रोथ विटनेस करने जा रहे हैं, फिर इसके बावजूद भी हमारी मार्केट इतना, जिसे कहते हैं ना, लैक लस्टर बिहेवियर क्यों शो कर रही है, प्लीज। जी। देखिए, मार्केट में पिछले जो है ना लास्ट 2 मंथ से यही कंसर्न है कि हमारी जो करंट अकाउंट के जब नंबर्स आए थे मई के, तो उसके बाद लोगों का कंसर्न था कि शायद जो है ना वो ये बहुत तेजी के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और इकोनॉमिक जो अभी जो इंसेंटिव थे जो अकोमोडेटिव स्टांस स्टेट बैंक का है वो शायद ऐसा नहीं रहेगा और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा रेट में भी जो है वो हम लोग देखेंगे चेंजेस होना शुरू हो जाए। दो कि वो बहुत ग्रेजुअल होंगी, स्लो होंगी, बट स्टिल जो है वो चेंजेस जो है ना शायद हमें आ जाए। सिमिलरली जब जून के नंबर्स आए अभी पिछले दिनों में, तो हमने वही देखा कि एक मैसिव जो है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट आया 1.6 बिलियन डॉलर्स का, जिसकी वजह से ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा वो 1.8 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया। बट यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाली हैं, जो अगर मैं ओवरऑल करंट अकाउंट के ऊपर आऊँ तो उससे पहले अगर हम ये चीज देखें कि जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हुआ है वो उसके मेन रीजन जो है, जो 1.6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन यही है कि आपकी जो इम्पोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ट्रेड डेफिसिट का बढ़ने का मतलब है कि आपकी इम्पोर्ट्स ऑब्वियसली पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6.3 बिलियन डॉलर्स की हमारी इम्पोर्ट रही है इस महीने, जो पिछले महीने तक 4.9 बिलियन डॉलर्स की थी। तो जो जून का महीना होता है आमतौर पर अंदर, इसके अंदर क्योंकि सीजनल फैक्टर्स होते हैं, क्लोजिंग होती है, इसके अलावा पाकिस्तान ने वैक्सीन इंपोर्ट किया, उसकी पेमेंट्स वगैरह थी। तो इस नंबर को देखते हुए ओवरऑल जो है ना करंट अकाउंट को आप जो है ना फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो ये सीजनैलिटी है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है जब भी फोरकास्टिंग होती है। तो उसके अलावा आपको बाकी नंबर्स को देख के करंट अकाउंट को देखना पड़ेगा। तो लोगों का ये कंसर्न था कि शायद ये करंट अकाउंट डेफिसिट 8 से 10 बिलियन डॉलर के करीब अब पूरे साल का होगा, तो पाकिस्तान किस तरीके से अपनी एक्सटर्नल नीड्स को पूरा करेगा। बट हमें, मेरा ओपिनियन इसके ऊपर यही है कि अभी फिलहाल जो जुलाई के नंबर्स होंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि आगे चल के करंट अकाउंट हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी ग्रो कर रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं इन नंबर्स के अंदर कि हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के अंदर भी तकरीबन जो है 14% की ग्रोथ है। और जो है मेजर इसके अंदर वो टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर तकरीबन 13% की ग्रोथ हमारी है। ठीक है, इसके टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी जो नेट वेयर्स हैं, आपके बेड वेयर्स हैं, इनके अंदर जो हमें एक अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ नजर आई। तो इम्प्रूवमेंट हो रही है एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी। और इसके अलावा अदर एक्सपोर्ट्स जो है हमारी, जो छोटे ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी हमारी तक 55% की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। और सिमिलरली अगर जो इम्पोर्ट्स की बात की जाए कि इम्पोर्ट्स जो लोग आमतौर पर बात करते हैं कि इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हुई हैं, तो उसकी क्या रीजन है? देखिए, इम्पोर्ट्स होती हैं आमतौर पर दो, ये जिसको हम एक तो कहते हैं प्रोडक्टिव इम्पोर्ट्स है और एक नॉन प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारी जो फूड ग्रुप है उसके अंदर तकरीबन 54% का इंक्रीज आया है। उस फूड ग्रुप के अंदर क्या है? उसके अंदर मेजर हमारा पाम ऑयल है, जिसके अंदर 40% की करीब ग्रोथ है। और इसके अलावा अदर फूड आइटम है। पाकिस्तान में आपको पता है पिछले साल शॉर्टेज हुई है शुगर की, व्हीट की। ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो है ना फूड इम्पोर्ट्स बढ़ी है। मगर ये भी क्यों सीजनल है, अगले साल की हमारी क्योंकि क्रॉप अच्छी है, तो हमें उम्मीद है कि अगले साल हमारी ये सारी फूड इम्पोर्ट्स नहीं होंगी। तो ये फूड इम्पोर्ट जरूर रही है, ये एक तरह से नॉन प्रोडक्टिव इसको कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे फर्क नहीं पड़ता। बट जो है वो अगर आप पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स की बात करें, तो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के अंदर जो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑयल बढ़ा, हमारी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के अंदर कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं आया। क्योंकि उसकी वजह ये कि हमने लास्ट ईयर एलएनजी इंपोर्ट की थी, जो इस दफा हमने जो पेट्रोलियम क्रूड है वो इंपोर्ट किया, तो एलएनजी के अंदर डिक्लाइन आया, जिसने ऑफसेट कर दिया जो आपके ओवरऑल पेट्रोलियम क्रूड हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, सिमिलरली टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर 44% की ग्रोथ है, जो कि प्रोडक्टिव आई थिंक इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। सिमिलरली जो केमिकल्स है वो भी, उसकी भी इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो भी जो है वो प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स है। सिमिलरली मेटल्स की बात करें तो मेटल्स भी प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स के अंदर ही आएगा, 42% की उसके अंदर ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर अभी फिलहाल जो इंपोर्ट्स हो रही है, आई थिंक वो मेजोरिटी जो है वो प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स हैं। और उसका हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा स्टेट बैंक ने भी अपना टारगेट रिवाइज किया है, तो वो चीजें उसको सपोर्ट करेंगी। सिमिलर बस जो जो यहाँ पे जो थोड़ा सी कंसर्निंग चीज है, फूड इंपोर्ट्स, आई थिंक ये कम होनी चाहिए अगले साल के अंदर। अगर ये फूड इंपोर्ट्स कम होती हैं तो इसका फिर हमें जो है वो नुकसान नहीं हो करंट अकाउंट डेफिसिट का। जो हमारा ट्रेड गैप है वो अगर वाइडन भी होता है और वो प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स है, आई थिंक तो उससे हमारी कोई इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो ये था। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज हमारे वो काफी स्ट्रांग है और अगले साल भी अच्छे एक्सपेक्टेशन हैं कि रेमिटेंसेज
अगर पर मंथ हमारे $2.5 बिलियन के आते हैं तो हम आराम से जो है वो 27-28 बिलियन से ऊपर के जो है ना वो अपने रेमिटेंसेस जो है ना वो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है ना रुपी को हमारे सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा अगर रुपी की मैं बात करूं कि जो अभी करंट एप्रिसिएशन है, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है होती है वो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है और हमारे जो रिजर्व पोजीशन है वो किस तरीके से है। तो रिजर्व हमारे ऑल टाइम हाई पे हैं और $25 बिलियन से ऊपर के रिजर्व हैं। स्टेट बैंक के अपने रिजर्व $18 बिलियन से ऊपर हैं, तो वहां से हम काफी कंफर्टेबल हैं। और इसके अलावा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो भी 100 से नीचे आ गया। ये 101 या 2 के करीब चला गया था, जून के महीने के अंदर ये 99 के ऊपर आ गया है। और जुलाई के अंदर जो रिसेंट डेप्रिसिएशन हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का जब रीर आएगा तो वो भी जो है वो 100 से नीचे ही होगा, 97-98 के करीब होगा। तो इसका मतलब है कि रुपी के अंदर से भी यहाँ पे फर्दर डेप्रिसिएशन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। रुपी यहाँ से स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा। बीच में कुछ छुट्टियां आ गई थी, कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो है ना वो क्लोजर थे, जिसकी वजह से रुपी पे थोड़ा प्रेशर आया। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, आपको पता है जहाँ थोड़ी डिमांड आती है और सप्लाई नहीं होती तो फिर यहाँ पे स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करता इसके अंदर और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता है। बट यहाँ पे आगे चल के जिस तरीके से अभी दोबारा से चीजें ओपन हो गई और पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देखा है कि रुपी स्ट्रेंथन हुआ है, ये फर्दर स्ट्रेंथन होगा जो मुझे लगता है कि अगस्त के महीने के अंदर। तो जब रीर के नंबर आएंगे जुलाई के, आई थिंक लोगों का थोड़ा सा जो कंसर्न है वो और क्लियर होगा। और आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको देखते हुए लोगों का जब आगे का व्यू है जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बेहतर होगा, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। थैंक यू यावर, आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा मैं स्टेट बैंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें एक चीज उन्होंने स्पेशली हाईलाइट की कि प्रीवियसली ड्यू टू दैट कोविड फैक्टर इन्होंने काफी मॉनेटरी पॉलिसी को अकोमोडेटिव रखा है और गोइंग फॉरवर्ड चूंकि चौथी वेव हमारे पास चल रही है तो इन्होंने हाईलाइट किया गवर्नर साहब ने कि हम आइंदा भी अकोमोडेटिव पॉलिसी की तरफ ही रहेंगे जिसमें लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाएगा इन ऑर्डर टू हैंडल दैट कोविड क्राइसिस। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा सा यावर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग अपकमिंग रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें प्लीज यावर। जी, देखिए मार्केट के अंदर यही दो चीजें थी, जिस तरह एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कंसर्न आई थिंक लोगों के वो भी जो सबसाइड हो जाएंगे। अब जो है ना अगला इवेंट जो मार्केट के लिए वो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के अंदर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी जब लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने डिस्कस की थी तो हमने बताया था कि 9 मंथ्स के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। और जो फुल ईयर अब FY21 एंड हो रहा है तो मेजॉरिटी कंपनीज के फिजिकल ईयर एंड के रिजल्ट्स हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना हम लोग काफी जो प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल वो अच्छी देख रहे हैं। बट जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर डिक्लाइन आएगा। अभी यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट 31% का इंक्रीज है जो है वो सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। और ऑलमोस्ट सभी जो है वो सेक्टर है सिवाय बैंक्स के और ENP के, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर ने जो है ना बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और फर्टिलाइजर सेक्टर की तकरीबन 140% के करीब की ग्रोथ नजर आ रही है प्रॉफिट्स के अंदर। सीमेंट्स, स्टील और OMC ये लास्ट ईयर लॉसेस के अंदर थे, तो ये अपने जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे मैसिव प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम 5 बिलियन का लॉस था, इधर 42 बिलियन का प्रॉफिट है ओवरऑल सेक्टर का। इसी तरीके से OMC सेक्टर भी 5.4 बिलियन का इसका जो है वो लॉस था, 30.7 बिलियन का प्रॉफिट है। इसी तरह स्टील सेक्टर की बहुत माइनस से लॉस था, लास्ट 700 मिलियन के करीब, इस दफा 21 बिलियन का प्रॉफिट है। और ऑटो सेक्टर के अंदर काफी मैसिव ग्रोथ है इस साल, तकरीबन 3 बिलियन के प्रॉफिट से 14 बिलियन के ऊपर चले गए। तो ओवरऑल जो है वो काफी जबरदस्त है इस दफा भी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। बट अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो चीजें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो बेस इफेक्ट होता है उसके वो चीज भी नजर आ रही है। और सिक्वेंशियल बेसिस के ऊपर जो है ना वो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आती है, जिसको हम सीमेंट्स में देख सकते हैं कि 33% का हमें क्वार्टरली डिक्लाइन नजर आ रहा है। क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर आमतौर जो है वो ऑफ्स भी बहुत ज्यादा आई हैं, बारिशों का भी सीजन था, ठीक है, उसकी वजह से भी डिमांड थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। इसके अलावा बजट आना होता है तो लोग बजट पे वेट करते हैं कि गवर्नमेंट के डिसीजन क्लियर हो जाए तो फिर हम उसके बाद जो है वो अपने जो नई चीजें जो एलोकेट करेंगे। तो 33% के करीब जो सीमेंट्स के अंदर हमें इस दफा क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह बैंक्स में रिप्राइसिंग फैक्टर नहीं है इस दफा, कैपिटल गेंस नहीं है इस क्वार्टर के अंदर, तो 20% के करीब जो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स भी कम होंगे। बट जो ENP सेक्टर है वो इस दफा सपोर्ट करेगा, उसकी तकरीबन 11% की ग्रोथ है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं इस साल इस क्वार्टर के अंदर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर। तो ENP के प्रॉफिट्स इस दफा बेहतर है। सिमिलरली स्टील के प्रॉफिट स्टील बहुत अच्छे हैं इस क्वार्टर में, आई थिंक 28% के करीब की जो है वो स्टील के अंदर भी आपको ग्रोथ नजर आएगी प्रॉफिट्स के अंदर। तो अगर मैं इसको सम करूं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं इस दफा हमें स्टील सेक्टर में सबसे जो है वो बेहतरीन प्रॉफिट नजर आएंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर।
और जो उनका जो सिक्वेंशियल बेसिस के ऊपर भी अगर उसको देखा जाए, नहीं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी पिछले 3-4 क्वार्टर देखे जाए, तो स्टील के अंदर काफी बड़ी ग्रोथ है। सबसे पहले सीमेंट्स की बात करते हैं। सीमेंट्स में जो है वो अभी इस दफा जिस तरीके से मैंने बताया कि लास्ट है तो ये लॉसेस में थे, प्रॉफिट्स में आए। इस क्वार्टर के अंदर जो ओवरऑल जो एक चीज कंसर्निंग रही है वो तो कोल प्राइसेस थे। वो आपको पता है फर्स्ट हाफ के अंदर तकरीबन $64 पर मेट्रिक टन के कोल प्राइसेस थे। इस दफा वो बढ़कर जो है वो तकरीबन जो है वो 104 चले गए थे। इसी तरीके से अगर दूसरे डिस्पैचेस की बात करें तो डिस्पैचेस तो ओवरऑल बने थे 21% के करीब बने इस साल FY21 के अंदर। और जो सीमेंट प्राइसेस है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट नजर आई है। बट स्टिल जो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो लो परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर, वो उसमें लोगों के जो कंसर्न है वो यही है। एक तो एमनेस्टी स्कीम खत्म हुई है जून के अंदर जाके, उसके बाद थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है। इसके अलावा जो कोल प्राइसेस जो इनके रॉ मटेरियल की प्राइसेस वो काफी बढ़ गई है। अभी आप अगर रिसेंट नंबर्स देखें कोल के तो $130 पर मेट्रिक टन से ऊपर की जो है वो कोल प्राइसेस है। इसी तरीके से जो पावर टैरिफ है वो भी बढ़ रहा है। आपको पता है बिजली की कीमतें बढ़ रही है, ऑयल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो कॉस्ट साइड प्रेशर तो है, बट स्टिल डिमांड बेहतर है लोकल फ्रंट के ऊपर। एक्सपोर्ट डिमांड भी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो लगता है यही कि ये जो है वो इस चीज को पास ऑन कर देंगे आगे चल के सीमेंट्स अपने प्राइसेस को। बट स्टिल जो रिस्क है वो सेक्टर के लिए वो हाई कोल प्राइसेस हैं। और रुपी वीकनेस, अगर रुपी थोड़ा वीक होता है तो फर्दर कोयले की कीमत जो है वो इनको महंगी पड़ेगी। और तो ये उनके लिए थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंपनी वाइज आते हैं सीमेंट्स में, तो सीमेंट्स की कंपनी वाइज देख सकते हैं मेजोरिटी कंपनी लास्ट ईयर तो लॉसेस के अंदर थी। सिवाय अटैक सीमेंट के। अटैक सीमेंट लास्ट ईयर भी प्रॉफिट में थे, ₹8 की अर्निंग थी, इस दफा ₹10.45 की अर्निंग है। ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ है। बाकी सारी कंपनी जो है वो लॉसेस से जो है वो प्रॉफिट में आई है। लकी भी लास्ट टाइम प्रॉफिट में था, ₹10 की करीब अर्निंग थी, इस दफा इसकी ₹50 के करीब अर्निंग आई। इसलिए क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर मेजोरिटी कंपनीज के अंदर आपको थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड ही नजर आएगा। लकी के अंदर तकरीबन 34% का डिक्लाइन है। डीजी के अंदर 50% के करीब का डिक्लाइन आ रहा है अर्निंग्स के अंदर। मेपल लीफ के अंदर क्वार्टरली डिक्लाइन है अर्निंग्स के अंदर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर बहुत जो है बम्पर एक तरह से क्वार्टर था, तो उसके अंदर काफी हमें जो है बड़ा जम नजर आया था मार्च वाले क्वार्टर के अंदर। तो वो चीज अब जो है वो थोड़ी सी सबसाइड हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि लॉसेज में नहीं है, सारी कंपनी जो प्रॉफिट ही के अंदर है। और एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो अगर वैल्यूएशन वाइज बात करूं, क्योंकि हमारा रिकमेंडेशन जो है ना वो आमतौर पर इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा जो है ना वो फायदेमंद होती है, तो हमारे जो टॉप पिक्स हैं इस सेक्टर के अंदर वो डीजी, लकी और मैपल लीफ है। इन तीनों कंपनीज के अंदर काफी बड़ा पोटेंशियल है। और जो हमारी डिटेल रिपोर्ट है सीमेंट से रिलेटेड, पिछले दिन जो हमने सेक्टर वाइज कवरेज किया, तो उसके अंदर आप इंडिविजुअल कंपनीज को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो स्टील सेक्टर की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्टील्स के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और क्वार्टरली वाइज भी देखने और ईयर एंड बेसिस के ऊपर भी जो है वो काफी बेहतर रिजल्ट्स हैं। स्टील में दो सेगमेंट, फ्लैट और लॉन्ग स्टील है। फ्लैट के अंदर भी हम देखेंगे स्टील जो स्टील प्राइसेस है वो बढ़ी, 27,000 रुपये पर मेट्रिक टन से जो है ना वो बढ़ी है। तकरीबन जो है वो 16,000 रुपये का इंक्रीज है। तो इंटरनेशनल क्योंकि एचआरसी की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उन्होंने वो लोकल फ्रंट पे डिमांड बेहतर थी, उन्होंने इस चीज़ को पास ऑन किया। सिमिलरली ग्रॉस मार्जिन जो है वो इनके काफी बेहतर है। आईएसएल के तकरीबन 27% के करीब है, एसएल के भी 25% के करीब है। और यही ट्रेंड लॉन्ग स्टील के अंदर भी है। इन्होंने भी अपनी रीबार के प्राइसेस को बढ़ाया है तकरीबन 10,000 पर मेट्रिक टन से, और तकरीबन 150 जो है वो पर मेट्रिक टन के करीब ही आ गए। सिमिलरली यूके प्राइसेस बढ़ाने का वही रीजन है कि मेजर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्क्रैप प्राइसेस बढ़े, तो वही चीज़ इन्होंने इसको यहाँ पर पास ऑन किया। रिजल्ट्स पे आए, एएसएल की अगर आप रेवेन्यू देखें, ये सारी कंपनीज हैं, इनके रेवेन्यूज के अंदर सब में तकरीबन डबल डिजिट ग्रोथ है। काफी बड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। एएसएल के अंदर 90% की ग्रोथ है, मुगल के अंदर 60% के करीब ग्रोथ है, इत्तेफाक 70%, आईएसएल 50% और अमरेली स्टील के अंदर 47% की ग्रोथ। तो एक अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्टील सेक्टर के रिजल्ट्स हम काफी बेहतर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी कंपनीज से, एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और यहाँ पे अगर अर्निंग वाइज देखा जाए तो मुगल के अंदर तकरीबन जो है वो 600% से ऊपर का इंक्रीज है। लास्ट टाइम इनकी ₹2 की अर्निंग थी, इस दफा तकरीबन 14.77 की अर्निंग है। तो बाकी अमरेली स्टील, इत्तेफाक ये लॉसेस के अंदर थी, अब इनके प्रॉफिट्स आएंगे इस साल। और इस तरीके इसी वजह, और जो आयशा स्टील है वो भी लास्ट टाइम 80 पैसे के करीब का इसका लॉस था, इस दफा ₹9 की अर्निंग है। तो वैल्यूएशन वाइज काफी जो है अभी फिलहाल स्टील के अंदर गुंजाइश नजर आती है। और ये ना सिर्फ एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर बल्कि क्वार्टरली आप ट्रेंड भी देखने का, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो जहाँ स्टील के रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक मार्केट में एक्टिविटी इस सेक्टर के अंदर काफी तेजी के साथ इंप्रूव होगी। और अभी अच्छी, क्योंकि मार्केट के अंदर करेक्शन हुई भी है, तो ये एक अच्छी जगह है इन स्टॉक्स को बाय करने की। ऑटो सेक्टर के ऊपर आते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव दिया बजट के अंदर भी।
और अगले क्वार्टर्स के अंदर भी इनकी ग्रोथ नजर आ रही है। लास्ट क्वार्टर के अंदर भी लो इंटरेस्ट रेट है, तो डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं इंडस वगैरह के भी, और नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल वॉल्यूम वाइज जो है वो ऑटो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। मेजर अगर इसकी बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर की भी जो है वो बेहतर 10% के करीब की क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है। इसके अंदर अगर इंडस कंपनी वाइज देखें, इंडस की अर्निंग्स रेवेन्यू के अंदर तकरीबन 122% का इंक्रीज है, और अर्निंग पर शेयर भी इसकी तकरीबन 138% के अंदर इसकी ग्रोथ है। और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी अर्निंग फ्लैट है, तकरीबन 46 रुपीज़ के करीब की इसकी अर्निंग आ रही है। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं इन्होंने बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली वॉल्यूम्स भी स्टेबल है। तो फिलहाल ऑटो सेक्टर के अंदर कोई ऐसा थ्रेट हमें नजर नहीं आ रहा। होंडा कार की बात करें तो होंडा कार के अंदर भी रेवेन्यू के अंदर काफी जो है ना वो मैसिव जंप है 256% का। और जो सेल्स यूनिट में भी आप देख सकते हैं 191% के करीब का जंप है। और लास्ट टाइम भी लॉसेज में था, 3.58 का लॉस था, इस दफा इसने 7 रुपये 36 पैसे के करीब की इसकी अर्निंग आएगी फर्स्ट क्वार्टर में। तो क्वार्टरली वाइज भी अच्छे है, ये क्वार्टर भी इनका तकरीबन जो है वो 6 रुपये 27 पैसे के करीब का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफा। इस दफा इसी तरह पार्क सुजुकी की अर्निंग्स भी बेहतर है। पार्क सुजुकी की लास्ट टाइम तकरीबन 30 रुपए का लॉस में था, इस दफा इसका ये प्रॉफिट में आएगा 23 पर शेयर का। और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी जो है वो तकरीबन लास्ट क्वार्टर में 9.45 की अर्निंग थी, इस दफा 13.7 की अर्निंग। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर सारी कंपनीज के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, वॉल्यूम वाइज भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिस्पाइट के कंपटीशन बढ़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई लेवल्स के ऊपर है। इसी तरीके से ओएमसीज की बात करें, ओएमसीज को लास्ट क्वार्टर के अंदर तो काफी बड़े जो है ना वो इन्वेंट्री गेन्स हुए थे, बट इस क्वार्टर के अंदर कोई खास इन्वेंट्री गेन्स नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन नजर आएगा। इसी आप ये मार्जिन देख सकते हैं, पीएसओ के मार्जिन में तकरीबन 30% का डिक्लाइन है। इसी तरह अटक पेट्रोलियम के मार्जिन में 40% के करीब का डिक्लाइन है। उसका मेजर रीजन यही है कि जो इन्वेंट्री गेन्स लास्ट क्वार्टर के अंदर थे वो इस दफा नहीं है। और अर्निंग्स की बात की जाए तो पीएसओ की अर्निंग स्टिल जो है ना वो काफी हाई, लास्ट टाइम तकरीबन 13 रुपए का लॉस था, इस दफा तकरीबन 55 रुपीज प्लस जो है वो अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से अटक पेट्रोलियम की अर्निंग 10 रुपीज लास्ट टाइम थी, इस दफा 44 रुपीज की अर्निंग। तो काफी बड़ी जंप है। बट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है ना वो इनका भी डिक्लाइन है, जिसकी रीजन मैंने बताया कि इस दफा इन्वेंट्री गेंस इनके कम है, तो उसकी वजह से जो है वो ये चीज हमें नजर आएगी कि इनका जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अर्निंग्स है वो डिक्लाइन हो। रही बात बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट्स जो है वो कोई खास अट्रैक्टिव इस दफा क्वार्टर के ऊपर नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर जो इन्वेंट्री गेंस थे मेजॉरिटी बैंक्स ने बुक कर ली है। तो इस दफा इस क्वार्टर के अंदर जो अर्निंग जो है वो उसके अंदर डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं सारी कंपनीज के अर्निंग के अंदर एचबीएल के अंदर 7% का डिक्लाइन है, बैंक अल्फला के अंदर 13%, यूबीएल के अंदर 18%, एमसीबी 9%, नेशनल बैंक 44%, और बैंक हलाबी 5%, और एपीएल जो है उसके अंदर 13% का डिक्लाइन। तो ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हाफ ईयर का रिजल्ट है तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इसको देखा जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अर्निंग इनकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर फिलहाल कोई बड़ी अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, ना तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, बल्कि जो है वो आगे चल के भी जो है वो अर्निंग्स में शायद हमें कोई बहुत बड़े जंप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर नजर ना आए। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की अर्निंग्स बेहतर है, ईफर्ट एफएफबीएल ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एफएफसी के नंबर्स भी बेहतर हैं। और ईफर्ट की अर्निंग्स अगर देखी जाए तो ओवरऑल में 56% का जंप है हाफ ईयर के अंदर, 3 रुपये 34 पैसे की अर्निंग थी, दफा 8.56 की है। इसी तरह एफएफसी की अर्निंग में भी 19% का जो है वो जंप है। एफएफबीएल लास्ट टाइम लॉसेस के अंदर था 4.5 का, इस दफा एफएफबीएल का प्रॉफिट आएगा तकरीबन 2.5 का। तो क्वार्टरली अर्निंग्स भी जो है वो स्टेबल है, कोई बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है ईफर्ट और एफएफबीएल की अर्निंग के अंदर। और ओवरऑल हाफ ईयर में देखा जाए तो काफी बड़ा जंप है। तो और हमारे टॉपिक्स भी इस सेक्टर में ईफर्ट और एफएफबीएल है, दोनों के अंदर अभी फिलहाल अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। इस तरह फाइनली आखिरी सेक्टर है ईएनपी, इसकी बात करें तो ईएनपी के अंदर मेजर जो ड्राइवर है वो ऑब्वियसली ऑयल पैसेज है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर ऑयल पैसेज बढ़े, तो जीडीसी की अर्निंग्स में भी 9% का इंक्रीज है, पीपीएल भी 12% का इंक्रीज नजर आ रहा है, और पॉल की अर्निंग के अंदर भी तकरीबन 25% का इंक्रीज है। इस तरह अगर फुल ईयर की बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जीडीसी की अर्निंग ऑलमोस्ट फ्लैट है, 7% का डिक्लाइन है इसके अंदर, पीपीएल की अर्निंग्स भी फ्लैट ही है, तकरीबन 18 अर्निंग्स लास्ट टाइम थी, इस दफा भी इतनी है। और पॉल की अर्निंग के अंदर थोड़ा सा हमें डिक्लाइन नजर आया, 46 रुपीज की अर्निंग है इस दफा। तो ईएनपी के रिजल्ट, ईएनपी में हमारा टॉपिक जो है वो ओजीडीसी है, उसके हमारे टारगेट प्राइस 150 रुपीज की है। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबली इस दफा मिक्स है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हमें जो एक अच्छी एक्टिविटी मार्केट के अंदर दोनों साइड पे मूव होती हुई नजर आएगी। स्टील, ओएमसीज, ऑटोज, इनके नंबर्स काफी बेहतर हैं, और बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छे नहीं है, ईएनपी के रिजल्ट ठीक है,
तो एक अच्छी मिक्स एक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा हमें इस कॉर्पोरेट जो रिजल्ट सीजन जो अपकमिंग स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर हमें नजर आएगी। देखिए यावत, आपने काफी डिटेल में तमाम सेक्टर्स हाईलाइट कर दिए। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बेहतरीन जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट ऑन द हायर साइड है, रिजर्व्स ऑन द हायर साइड है। थोड़ा सा हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट वाला इशू हमने फेस किया वो मेनली ड्यू टू दैट फूड सेक्टर इंपोर्ट्स था। अच्छा, वर्ल्ड वाइड कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पे चल रही हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ये वाला गोइंग फॉरवर्ड हमारे यहाँ लोकल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई होने जा रहा है। एस्टिमेशन जो से वीट क्रॉप की गवर्नमेंट 29.5 मिलियन टन की एक्सपेक्टेशन शो कर रही है कि नेक्स्ट ईयर हमारे प्रोडक्शन होगी। तो होपफुली हमारे पास जो ये वाला फूड सेक्टर इंपोर्ट है ये थोड़ा सा कम होगी। अदर देन दैट, गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव के थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा नीचे आएंगी। तो हम एक जो हमारा कॉस्ट बेस कॉस्टिंग की वजह से हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ी हुई है, खासतौर पे सीमेंट सेक्टर की कोल प्राइसेस की वजह से, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी। अब हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो किसी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड, तो काइंडली ईमेल अस। ठीक है, हमारे लिए बाइस खुशी होगा कि हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सके। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह।